मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है इसलिए परेशान हो गए हो। मॉक टेस्ट नंबर के लिए है ही नहीं मेरे दोस्त। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉक टेस्ट देने के बेस्ट तरीकों के बारे में और क्या गलतियां आप करते हैं जब भी आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो मॉक टेस्ट दिया होगा, और अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया और फिर जाके एग्जाम दिया है तो गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मॉक टेस्ट है क्या, एग्जाम में मॉक टेस्ट की जरूरत क्यों होती है, और वास्तव में मॉक क्या होता है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने मॉक ड्रिल के बारे में सुना होगा कि जब भी आपदा आती है उसके पहले ही लोग प्रैक्टिस करते हैं कि रियल सिचुएशन में क्या करने वाले हैं। मतलब जब इस तरह का रियल सिचुएशन आएगा तो हम कैसे टैकल करने वाले हैं। सेम एग्जाम के साथ है कि एग्जाम एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, उससे आपकी जॉब, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजें डिसाइड हो रही होती हैं। तो उसको भी हम पहले मॉक करने की कोशिश करते हैं कि यार वहां जो होने वाला है मैं पहले ही चेक कर लूँ ना कि क्या क्या गलतियां मैं करता हूँ, क्या मिस्टेक्स करता हूँ, ताकि वहां युद्ध पे ये चीजें ना हो। जैसे आप विराट कोहली की बातें करेंगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स की बातें करेंगे, ये लोग प्रैक्टिस बहुत करते हैं। प्रैक्टिस का फर्क क्या पड़ता है, जब लोग रियल ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो उस तरह की सिचुएशन आती है तो वैसे शॉट लग जाते हैं, मसल मेमोरी होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब जितना आप बार बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उससे बेहतर है कि आप मॉक टेस्ट दें और फिर याद करने की कोशिश करें। तो पहले मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं वो री रीडिंग जैसा नहीं होता। जैसे आप कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीसरी बार भी आप पढ़ लेंगे, वो आपके दिमाग में जोर नहीं डालता। लेकिन एक बार भी अगर आप प्रॉपर तरीके से बैठ के मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके ब्रेन के बहुत सारे एरियाज को वो एक्टिवेट करता है, वो आपको सवाल दे देता है, और अगर आप मॉक टेस्ट सही से एनालाइज करके फिर वापस आके पढ़ते हैं, आपको सब कुछ याद होने वाला है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मॉक टेस्ट नहीं देना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको रियल टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। अब बातें करते हैं अलग अलग डिसीजंस के बारे में कि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं तो उसमें क्या क्या सोचना पड़ता है, किस कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाना है, किस टाइम मॉक टेस्ट लगाना है, कब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब देते हैं, एक एक करके देने की कोशिश करते हैं। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देना है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। जैसे जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो शुरू में 4 5 6 महीना पढ़ो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखने की कोशिश करता हूँ एग्जाम में इंटर करें हैं, मॉक टेस्ट देने लग गए। नहीं यार, ऐसे मत करो, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले कोशिश करो कि आप सिलेबस कंप्लीट करो, कोशिश करो कि एक दो बार तीन बार आप रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉल करो, थोड़ा उस चीज में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो। और कॉन्फिडेंस आपका आ गया तब आप मॉक की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ उधर जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही मॉक देने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद को आप टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई मैं इस एग्जाम के लिए बना हूं कि नहीं बना, वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मॉक के चक्कर में ही पड़े रहोगे तो वो सही नहीं है। अंत में सिलेबस, स्टैंडर्ड किताबें, रिवीजन और पढ़ाई वो करनी पड़ेगी, उसके बाद ये स्टेज आती है। तो पहला दिमाग से निकाल दो कि तुरंत मॉक देना है। जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आने वाला है तब, या आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तब आपको मॉक देना है। दूसरी बात आती है कि कब मॉक देना चाहिए, मतलब दिन का कौन सा टाइम होना चाहिए जब आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। देखो बेस्ट टाइम तो वो होता है कि जब आप एग्जाम जो आपका है, जिस दिन एग्जाम है, वो जो टाइम फ्रेम है, मान लो कि यूपीएससी का मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और वहां मेरा 9 बजे से 11 बजे तक एग्जाम, तो बेस्ट टाइम है कि मुझे उसी टाइम पे मॉक देना चाहिए, क्योंकि मेंटली मैं उसी तरह से रेडी होता हूँ। और कोशिश करें कि जो कंडीशंस होती हैं वैसे बनाने की कोशिश करें। लेकिन मॉक टेस्ट में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जब आप प्रैक्टिस के लिए मान लेते हैं कि मेरा जून में एग्जाम है और अभी मैं मॉक टेस्ट देना चाहता हूँ, अभी से मैंने काफी पढ़ लिया है, वो करना चाह रहा हूँ, तब आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन उस समय देने की कोशिश करो जब आपका खाली टाइम हो, आपका थोड़ा सा फोकस हो। मतलब ऐसे मत दो कि रैंडम दो, प्लान करो फिर देने की कोशिश करो। और अगर आप परफेक्ट चाहते हो तो उस टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका एग्जाम है। तो मॉक टेस्ट देने के बारे में यही है कि आपको कंडीशन भी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बीच में डिस्टर्बेंस भी होगा, बीच में और नहीं। मॉक टेस्ट केवल सही गलत के बारे में नहीं है। मॉक टेस्ट में टाइमिंग मैटर करती है कि कितने समय में आपने कितने सवाल करे। मॉक टेस्ट में इन्वायरमेंट मैटर करता है कि आसपास बाकी लोग बैठे हुए हैं, उससे तो दिक्कत नहीं हो रही, टीचर चल रहा है उससे तो दिक्कत नहीं हो रही। तो आप सारी जो दिक्कतें वहां आ सकती हैं उसको पहले ही फेस करके देखना चाहते हैं। तो मॉक टेस्ट का बेस्ट टाइम वही है जो वहां का मैच करे। बेस्ट कंडीशन वो है जहां पे वो कंडीशन आप मैच करा पाए। बहुत बार वो क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोशिश करें कि वहां पे करा पाए आप। अब दो बातें हमने सॉल्व कर ली कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, मतलब मंथली वाइज, और दिन में कौन से टाइम पे देना चाहिए। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं और मॉक टेस्ट बेस्ट कैसे सेलेक्ट करें। देखो सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट जो होता है मेरे हिसाब से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। अगर आप रियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टैकल करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, तो उसको मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि 2026 का जो पेपर आया है, मैं अगर अगले साल की तैयारी कर रहा हूं तो मैं इसको मॉक में देना चाहूंगा कि ये मैं कितना स्कोर कर पाता हूं। अपना दिमाग लगाना है। रियल में जो एग्जाम में प्रेशर होता है उससे तो कम ही प्रेशर होता है। तो मॉक टेस्ट केवल सही गलत के बारे में नहीं, प्रेशर के बारे में भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बढ़िया कोई मॉक टेस्ट नहीं है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, सिलेबस सेम होना चाहिए कि लास्ट ईयर का सिलेबस इस
प्रीवियस ईयर का सिलेबस सेम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने की कोशिश करो, उतने ही टाइमिंग में उसी तरह से करने की कोशिश करो। बहुत सारे होते हैं वो टिक करते जाते हैं, ओएमआर नहीं भरते। जब आप रियल एग्जाम में जाओगे तो ओएमआर भरोगे ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। दूसरा है कि अगर आप मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का दे लेते हैं, उसके बाद कौन सा रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कोचिंग का सेलेक्ट करने की कोशिश करना, जिन कोचिंग्स का गोल है आपको बेटर बनाना। जिन कोचिंग्स का गोल है आपको ये दिखाना कि आपको कुछ नहीं आता, वो कभी मत करना। जैसे बहुत सारी कोचिंग होती है इतना टफ बना देते हैं कि लगेगा कि आपको कुछ आता नहीं। यार आप इसलिए थोड़ी तैयारी कर रहे हो कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए, आप इसलिए तैयारी कर रहे हो कि जो रियल एग्जाम में आने वाला है उसके पैटर्न से जिसने बनाया हुआ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ट है, उससे थोड़ा अंदाजा लगता है। फिर आप स्टैंडर्ड मटेरियल की तरफ जाने की कोशिश करो और वो पढ़ने की कोशिश करो। अब बात आती है कि आपने टाइमिंग डिसाइड कर ली मंथली वाइज, आपने टाइमिंग डिसाइड कर ली, कंडीशंस डिसाइड कर लिए, आपने कौन सा मॉक टेस्ट देना है वो भी डिसाइड कर लिया, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद क्या, एक बार आपने एग्जाम दे दिया 2 घंटे 3 घंटे का, उसके बाद क्या करना है। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या, उसको एनालाइज करना। रीजन ये है कि आप अपनी गलतियां ही तो पकड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कहां कहां आप मिस्टेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने सवाल आपने सही करे हैं गलत करे हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटो, 4 कैटेगरीज बनाने की कोशिश करो। वो सवाल जो आपने सही करे हैं और आपको पता था सही करे हैं, दूसरा वो सवाल जो आपने सही करे हैं लेकिन आपको नहीं पता था कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो जो श्योर वाले हैं वो एक लाइन हो गई, चलो वो आपका कॉन्फिडेंट जोन हो गया। एक हो गया जो आपने करे तो सही है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं था उन पे, तो आपने गेस करने की कोशिश करी, तो गेस वाले सही हो गए। तीसरे वो जो आपको पता तो थे कि यार ये तो मैं जवाब लिख सकता था, मुझे आता था, लेकिन वहां पे आपने गलत कर दिए, ये तीसरी कैटेगरी। और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, एक्सपीरियंस जो भी है मेरा मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। चौथा जिसके बारे में आपको हवा ही नहीं लगी और आपने गलत करे, तो ये 4 कैटेगरी बन गई। एक श्योर वाली जो एकदम श्योर शॉट सही है, मैं करेक्ट था, दूसरा एकदम हवा ही नहीं लगी, बीच में 2 कंडीशन है जो आपने कर तो दिया सही लेकिन तुक्के से, तीसरा वो कर दिया गलत लेकिन आता था। वो 4 कैटेगरीज बनाओ, अब चारों में रखने की कोशिश करो, हर सवाल को देखने की कोशिश करो, सवाल में देखो कि आपने इसको किस कैटेगरी में रखा, 1 2 3 4। अब इन चारों को एनालाइज करने की कोशिश करो। जो चौथा सेक्शन है जहां पे आपको हवा ही नहीं लगी, वो सेक्शंस नोट डाउन करो, वो आपको अभी फिर से पढ़ने हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश करना है। दूसरा फिर काम कर रहे हैं आपको, जो सेकंड आपने गलत करा था, जहां पे आपको आता था आपने गलत करा था, उसमें पकड़ने की कोशिश करो कि आपने गलती क्यों करी। क्या वो प्रेशर की वजह से है, क्या एग्जामिनेशन की कंडीशन की वजह से है, क्या कंपैरिजन की वजह से है, क्या कंफ्यूजन की वजह से, जो भी उसका रीजन है उसको टैकल कैसे करोगे उसके बारे में बात करेंगे। बात बहुत बार थिंकर्स, मान लो कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कोई किताब आती है, सवाल पूछा जाता है कि ये किताब किसने लिखी, आपको पता है कि मार्क्स ने लिखी है, लेकिन तब भी वहां गलत करके आ रहे हैं क्योंकि वहां पे कोई दूसरा थिंकर आपको नजर आ रहा है जो लगभग सिमिलर लग रहा है। तो उनकी जाके फोटो देखने की कोशिश करो कि यार वाली किताब इसकी है और वहां से ठीक हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये जो एनालिसिस का तरीका है ये मैं इसलिए बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जब भी आप ऐसे नॉर्मल पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, ब्रेन उतना बढ़िया एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन एक बार जब आप इस तरह से करते हैं कि आपको पता लग गया कि ये वाले जोन के मेरे सवाल गलत हुए हैं, कि मैंने हड़प्पा का एक सवाल गलत करा है, अब ये सवाल जब दोबारा आप पढ़ेंगे ना, आपका ब्रेन अलग लेवल का एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक डायरी लो, वहां पे नोट डाउन करने की कोशिश करो, ये चारों कॉलम बना लो कि कौन कौन से सवाल कहां पे हैं। और ये सब कर लिया आपने, एनालाइज कर लिया, पूरा कोड कर लिया। उसके बाद आपको करना है, आपको सेक्शन वाइज देखना है कि भाई किस सेक्शन के सवाल मेरे से बहुत ज्यादा गलत हुए हैं। जैसे आपने पूरा यूपीएससी का निकाला तो उसमें देखने की कोशिश करो कि पॉलिटी के कितने सवाल आपके गलत हुए और कैसे गलत हुए चारों कैटेगरी में। इसी तरह हिस्ट्री का देखने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट आपको 2 घंटे लगाना है, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए आप पूरा दिन लगा सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, मैं इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वहीं से आपको गलत और सही का पता लगेगा। एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं 80-20% रूल। तो 20% सिलेबस ऐसा होता है जहां से 80% पार्ट आता है, और अगर आप 20% पे ही गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम निकालने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट हमने प्लान करने की कोशिश करी है, डे 1 से मॉक टेस्ट क्यों लगाना है, मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या है, मॉक टेस्ट में कैसे सिचुएशन होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कहां से सिलेक्ट करें और मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें। गोल ये है कि आपकी जो गलती हो सकती है रियल एग्जाम में उसको हम पहले टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी भी ट्रिक्स लगा सकते हो उसको एनालाइज करने में वो करने की कोशिश करो। दोस्तों की भी मदद लो। बहुत बार अगर आपका इंटरव्यू है तो वहां भी मॉक टेस्ट होते हैं, वहां भी मॉक होता है वो अलग का। अब मॉक टेस्ट में आप दोस्तों की मदद ले सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि उनका कौन सा जोन है, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं आपको नहीं समझ में आते, आप इन्फ्लेशन पे बहुत गलत करते हैं, आप थिंकर्स पे बहुत गलत करते हैं, तो जो भी बेस्ट मटेरियल उसको पढ़ने की कोशिश करें और फिर लगाने की कोशिश करें। तो मैं जैसे मॉक टेस्ट लगाता हूं, मैं जैसे प्लान करता हूं, मैंने वैसे बताने की कोशिश करी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो टॉप करते हैं यूपीएससी और अलग अलग एग्जाम उन लोगों ने निकाला हुआ है, उनका जो मॉक टेस्ट का पैटर्न है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। और वो लोग इतना सीरियस होकर मॉक टेस्ट देते हैं जैसे रियल एग्जाम होता है। विराट कोहली ने अपने प्रैक्टिस के बारे में बोला है कि मैं प्रैक्टिस भी वैसे ही करता हूं जैसे
रियल ग्राउंड में करता हूँ, क्योंकि अगर प्रैक्टिस को उतना सीरियस नहीं लेंगे, बुमराह के बारे में यही बातें बोली जाती है, तो जो लोग इलीट लेवल होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, उनमें यही फर्क होता है कि वो मॉक टेस्ट को भी इतना छोटा छोटा चीज प्लान कर पाते हैं। और ये जब आप पूरा बना लेंगे तो उसको भी बांटने की कोशिश करो। जैसे आप हिस्ट्री का देने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरा आपने मॉक टेस्ट दे लिया, पूरा अंदाजा लगा लिया, उसके बाद देखने की कोशिश करो कि सिलेबस के कौन से पार्ट को आप कितना इफिशियंट तरीके से कर पाते हैं। कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिनमें से आप 10 में से 8-9 सवाल कर दे दो, उसको 80% दे दो। कुछ पार्ट ऐसे होंगे जहां पे यार आपको लगता है कि आप 10% भी नहीं कर पा रहे हो, तो 10% लिखने की कोशिश करो। और दोबारा हमेशा गैप पे काम करो। गैप मतलब है कि जहां से ज्यादा गैप आए। कोई पार्ट है जहां बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन आप उसमें से जब सवाल करते हो 2 सवाल कर पाते हो, तो उसको मजबूत करने की कोशिश करो। तो एवरेज करने की कोशिश करो, फिर एक एक करके बेटर करते रहो। तो ये तो प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाने का तरीका है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और इतना बताने के बाद भी आपने ना तो चैनल को सब्सक्राइब करा है, ना नोटिफिकेशन ऑन करा है। दोनों चीजें ऑन कर लो अगर आपको वीडियो चाहिए ऐसे ही, और आपको इस तरह से क्रैक करना है एग्जाम, इस तरह के सिस्टम बनाने हैं तो। और मेरा एक पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप है जहां पे आपको यूपीएससी का पॉलिटिकल, पब्लिक स्पीकिंग का, पॉलिटिक्स का कोर्स मिलने वाला है। वहां कनेक्ट करने की कोशिश करो, एकदम सस्ते रेट में कोर्स मिलेंगे और वहां पे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लास्ट एग्जाम कौन था जो आपने टारगेट करा था, और उस एग्जाम में आपको सफलता मिली कि नहीं मिली, या तो आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।